थे ना। यस मैम। तो क्या रॉल्स की थ्योरी क्या थी, हम तो भूल गए, जरा बताना कोई। बताइए बताइए। मैम उसमें प्रोसीजरल जस्टिस की बात की गई थी। हाँ सही बात, कि याद आ रहा है। और मतलब कि निष्पक्षता पर उनकी आधारित थी कि मतलब कि सभी मतलब ऐसा कानून बनाया जाए जिसे सब कोई फॉलो करे। सामाजिक राजनीतिक उससे मतलब स्वतंत्र होकर अवधारणाओं से एक ऐसा वो मतलब रूल बनाया जाए ताकि सबको इसको फॉलो करें। और दो तरह का मैम नया उसमें बताया गया था, दो कैटेगरी में बांटे थे। क्या बताइए, कैटेगरी क्या था बताइए। मतलब कि पहला ये बताई थी मैम कि बुनियादी स्वतंत्रता जो मतलब सभी को समान रूप से मिले, पहला ये था। फिर मैम सामाजिक आर्थिक के उसमें मतलब दो वो बताई थी आप कि पहला भेद मूलक मतलब उसमें आधारित हो मतलब जो कमजोर वर्ग के हैं तो उनको अधिकतम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अरदान मैम। लाभ प्राप्त हो। और कोई बताए क्या था रॉल्स का सिद्धांत। मैम सर जो सर बताए वो तो सही था मैम, लेकिन शुरू में रॉल्स जो है ना उपयोगितावाद का खंडित करते हैं और वो मानते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है ना वो सभी के लिए लागू नहीं हो सकता है। ये इसका खंडन कर बहुत सही। तो क्या लागू होगा। ये लागू होगा कि मैम जो मूल चीजें हैं जो मूल में होगा उसको लागू किया जाए, जहाँ ना तो जाति हो ना भेद हो ना किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिप्शन हो, जो सभी पे लागू किया जाए, नीचे से लेकर नीचे व्यक्ति से लेकर ऊपर व्यक्ति सभी के लिए समान हो, जो कोई रूल लगाएगा, जो उसका जस्टिस थ्योरी ऑफ जस्टिस था रोल्स का। और कौन कौन सी बुक है। कौन सी बुक है बताइए कोई। नहीं। मैम लैंग्वेज मैम एक तो और याद है, एक बताई थी जस्टिस एज फेयरनेस मैम, यही एक हमको याद है। और लिखे नहीं है आप। मैम सोचे थे कि क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी लेकिन उसमें वॉइस नहीं आई थी मैम, जिसकी वजह से सोचे थे कि बाद में लिख लेंगे, फिर भूल गए और वो अपलोड हुई लेकिन उसमें वॉइस नहीं आई आपकी क्लास। अच्छा अच्छा, मिस्टेक हो गया था तो इसका मतलब सब इसी इसी वजह से। बहाने इस बारे कोई लिखा नहीं रहा होगा। कोई लिखा नहीं था मतलब। और कोई कौन कौन सी बुक है रॉल्स की, बताए थे हम तीन चार कुछ। दीदी एक थ्योरी ऑफ जस्टिस था और एक हाँ शायद एज फेयरनेस था हाँ, और एक पॉलिटिकल। पॉलिटिकल लिबरलिज्म हाँ और द लॉ ऑफ पीपल। हाँ, तीन याद है। ठीक है, देखिए रॉल्स की थ्योरी आने से पहले हमें नहीं लगता कि अब तब आप लोग को याद है, और हमें उम्मीद नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन कर ले जाएंगे। यदि अभी आप आजकल में यदि उसका नोट्स नहीं बनाए पढ़ के और आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भूलता जाता है इंसान धीरे धीरे, और दोबारा सुनने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और पढ़ने को बहुत कुछ है, और हर समय हमारा माइंड छोड़ता जाता है, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, है ना। तो आप ईमानदारी से अपने आप को धोखा ना दिया कीजिए आप लोग। तो देखिए जब रॉल्स की थ्योरी शुरू होती है तो उसके पहले उपयोगितावाद की थ्योरी चल रही होती है ना। उसके बीच में रॉल्स आते हैं और उसका खंडन करते हैं। तो इसका मतलब कि
उपयोगितावाद का खंडन कर रहे हैं तो इनके सिद्धांत को क्या कहा जाएगा? अगर ऐसा क्वेश्चन कर दिया जाए, आपको सब बात पता है रॉल्स का, लेकिन क्या कहेंगे ओवरऑल इनके सिद्धांत को? इनकी जो समान सोच है, हाँ बताइए। मैम, समान स्वतंत्रता। ऐसा पढ़े हैं आप? ऐसा ऐसा कोई सिद्धांत पढ़े हैं? कहीं आपको मिला ऐसा सिद्धांत? ये प्रत्येक सिद्धांतों में ये कीवर्ड होगा, किसी सिद्धांत का नाम ये नहीं होगा। एक उनकी बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म के बाद ये है लिबरलिज्म, यानी ये उधर उपयोगितावाद की बात उधर हो रही थी इनसे पहले और उसका ये खंडन करते हैं, तो उसके बाद ये उदारवाद के समर्थक है, उदारवादी सिद्धांत के, है ना? ये समझिएगा, कभी आपको उसमें ऐसा भेद करने के लिए दे दे कि ये उदारवादी हैं, समाजवादी हैं, उपयोगितावादी हैं, और एक क्या आता है, उदारवादी, समाजवादी, स्वतंत्रतावादी, कुछ ऐसे करके एक और है ना, जिसका लिबर्टेरियनिज्म है। ये लिबरलिज्म है, तो एक लिबर्टेरियनिज्म होता है जो स्वतंत्रतावादी विचार है, और एक एक जिसको व्यक्तिगत स्वतंत्रतावादी बोलते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात होती है उसमें। तो इनसे पहले यूटिलिटेरियनिज्म चला है, उपयोगितावाद, उसका ये वहां पे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख चलता है, न्याय का सिद्धांत, उसका ये खंडन करते हैं, कहते नहीं इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छूट जाएंगे, अधिकतम मतलब कम से कम लोग कुछ न कुछ छूट जा रहे हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो अधिकतम लोगों में जो कम से कम लोग छूट रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है। तो यानी प्रत्येक व्यक्ति को लाभ नहीं मिला, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिला, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर नहीं मिला। सर्व क्या था इनका, यूनिवर्सल कुछ ऐसा सिद्धांत था, सर्व मान्य करके था, है ना? वो कह रहे हैं कि सब प्रत्येक को न्याय मिलना चाहिए। कौन कह रहे हैं? लिबरलिज्म वाले, उदारवादी। उदारवादी में क्या है ना कि वो व्यक्ति का और समाज का, मतलब राज्य का, दोनों का समान व्यवहार मानते हैं। एक समाजवादी होता है जो लगभग क्या करता है, राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा मानता है। समाजवाद में ना, अगर गलत होगा तो बताइएगा। समाजवाद, उदारवाद, एक क्या है, एक एक दो नाम है वो मुझे माइंड में आ नहीं रहा है एकदम ऐसे। लिबर्टेरियनिज्म का हिंदी क्या होगा? स्वतंत्रतावादी होगा। जो समाजवादी है ना, वो राज्य का हस्तक्षेप मानते हैं। आप देखेंगे कि जब व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है, एक बेसिक सी बात बता रहे हैं जो उस कड़ी को समझना बहुत जरूरी है इन सभी सिद्धांतों को समझने के लिए। जैसे कि बाद में क्या हुआ, जैसे जब देश गुलाम था हम हमेशा एग्जाम्पल ऐसा देते हैं जिसको आप देख के समझ सकें, अब उसमें घटाना कठिन होता है। जैसे जब देश गुलाम था, तो जब उसके बाद आजादी मिली तो गुलामी का स्थिति कैसे आया था, उसमें कुछ कंपनियां आई थी अपना काम करने के लिए, और धीरे धीरे वहां पे क्या हुआ कि व्यक्ति का अधिकार था उस समय, वो व्यक्तिगत अधिकार से वो अपना कंपनी बनाए, फिर थोड़ा एरिया घेरते गए, इससे क्या हुआ कि केवल वो अपना धीरे धीरे अधिकार जमाते गए, है ना? कंपनियों का अधिकार बढ़ गया उससे, क्योंकि उस समय राज्य का अधिकार कम था। इससे डरी हुई जो सरकार थी, जब बाद में आजादी मिली तो उसमें क्या रखा गया कि राज्य का हस्तक्षेप ज्यादा था देश में। राज्य का मतलब होता है स्टेट नहीं, कंट्री, गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर रही है उस कंट्री को, है ना, उसको राज्य बोला जा रहा है, जिसको आप सरकार बोलते हैं।
तो स्टेट का कंट्रोल था, समाजवादी का मतलब। वहां पे पहले क्या था कि यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, अपनी कंपनी खोला है, बहुत मेहनत करके 2 4 10 साल में एक बहुत हाई लेवल पे अपनी कंपनी को स्टेबल कर दिया है। सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना आप लोग? सुनाई दे रहा है साफ सुथरा ना? कुछ जैसे कहानी में हुआ करते हैं ना, एक बार बोल दिए कीजिए, हमको समझ नहीं आता कि लोग सुन रहे हैं। नहीं आ रही आवाज आपकी, आ रही है। हाँ ठीक है मैम। तो वो एक समय में ऐसा आता कि कहते हैं ना कि ये स्कूल अब सरकारी कर दिया जाए। कभी ऐसा सुने होंगे आप लोग कि स्कूल बहुत अच्छी चल रही है, तो मान्यता प्राप्त है, तो धीरे धीरे उसको गवर्नमेंट के अधिकार में कर दिया जाता था। तो उस समय ये रूल था कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी संस्था है, यदि एक लेवल से उसकी कमाई ज्यादा होने, उसका टर्नओवर ज्यादा होने लगेगा, तो सरकार क्या करेगी कि कुछ उसका जितना लागत लगा है, कुछ उसको पैसा देगी, और वो जिसका कंपनी है उसको उस कंपनी का डायरेक्टर बना देगी, चेयरपर्सन बना देगी, कुछ ना कुछ उसको अधिकार दे देगी। और कुछ उसको और फायदे होगा कि भाई ये आपका पारिवारिक चलेगा, आपके बाद आपका बेटा होगा इस पे, ऐसे कुछ लालच देगी और उनको कन्विंस करेगी कि अब इसको सरकारी कर दीजिए, इस स्कूल को, इस संस्था को। जितने भी प्राइवेट संस्थाएं होती थी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बिजनेस का हो, कुछ भी हो, एक टाइम में ऐसा होता था ना कि ये संस्था जो अब सरकारी हो गई है, पहले प्राइवेट था। तो इसमें कहीं ना कहीं समाज का कुछ कह लीजिए डेवलपमेंट रुक भी रहा था। लेकिन उन दिनों जब सरकार का ये नियम लागू किया गया तो समाज को डाउन करना उसका उद्देश्य नहीं था। क्योंकि जब देश गुलाम था, उसके बाद आजादी बहुत मुश्किलों से मिली है, तो डरे हुए लोग थे। कहते हैं ना कि दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक के पीती है। छाछ का मतलब वो ठंडा होता ही है, उसका स्वरूप ही है ठंडा होना, उसको भी वो फूंक के पीती है। तो उसी तरह जब एक गुलामी से बाहर जब देश आई थी, तो उन दिनों जो नियम बनाए गए, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको गुलामी में देखते हुए कि क्यों हम गुलाम हुए थे, ऐसी कंडीशन दोबारा ना आए, इसको देख करके वो नियम लागू किया गया था। तो समाज जब नियम ये बना था, तो गवर्नमेंट का रोल ज्यादा था राज्य पर, वो किसी भी संस्था पे उसका अधिकार होता था। तो बाद में जितने बिजनेसमैन थे उनको क्या लगा कि भाई हम तो मेहनत करते हैं और फिर ये सरकार का हो जाता है, तो इससे कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी भारत में। और खुद भी कुछ बहुत सारे लोग अपना पैसा नहीं लगाते थे, वो बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व होते थे, अब बाहर चले जाते थे। ऐसा तो धीरे धीरे डेवलपमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा इससे प्रभावित हुआ था कंट्री का, है ना। फिर समाजवाद के बाद बीच में स्वतंत्रतावाद, ये जो उसका वो शब्द है जो मेरे माइंड में आ नहीं रहे, कोई किसी को आ रहा है तो बताए। समाजवाद, उदारवाद, एक कौन सा होता है? पूंजीवाद है क्या मैम? हाँ पूंजीवाद। हाँ, पूंजीवादी है। हाँ, कैपिटलिज्म है, ठीक है, वो बोल सकते हैं। तो बाद में समाजवाद के बाद ना कैपिटलिज्म का ही विस्तार हुआ। उसमें क्या हुआ कि अब अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज के टाइम में जो कंडीशन है कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की है, क्योंकि पूंजीवाद ही चारों तरफ प्रभावित है आपके देश पे। सरकार का उतना रोल नहीं है, सरकार भी वही करती है जो पूंजीपति चाहता है। पूंजीपति की जो मंशा है, वो यदि चाह रहा है कि हेलमेट बिक जाए, हमारा हमारे कंपनी का बना हुआ हेलमेट सड़ रहा है, बिक नहीं रहा है, तो वो रातों रात पूरी पूरी पुलिस फोर्स को हायर लग कर देगी कि एक भी व्यक्ति बिना हेलमेट का दिखे तो उस पर चार्ज लगा दो। अब सुबह तक पूरी हेलमेट बिक जाएगी। अभी दिल्ली में क्या हुआ है कि 10 साल जितनी भी गाड़ियां हो गई है, 10 साल की उनको बंद कर दो। हो सकता है भाई अब जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनकी गाड़ी बनी हुई है, बिक नहीं रही है, रोड पे आ नहीं रही है, उतर नहीं रही है, क्योंकि सब एक घर में 2 4 गाड़ी हो चुकी है। कुछ साल तो लोग ईएमआई लेकर भरते समय अब तो चलाना शुरू किए हैं, किसी तरह 10 साल से भरे हैं। तो अब वो कुछ साल तक तो चलाएंगे ना, लेकिन अब बिक नहीं रही है, रोज प्रोडक्शन हो रहा है, तो अब क्या करेंगे? बंद, बैन कर दिया, पूरी गाड़ी बंद हो गई 10 साल पुरानी, चाहे वो ऑटो हो, चाहे स्कूटी हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, चलाएगा क्या? सब कबाड़ कर दिया, लोहे के भाव सबका बिक गया। अब जिसको बहुत जरूरत है वो खरीदेगा,
जो मिडिल है वो तो खरीद लेगा, मिडिल में भी बहुत वैरायटी होती है, मिडिल में भी बहुत लोअर मिडिल होता है, वो तो मर जाएगा, नहीं खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट है उनका जो अपना माइंडसेट है वो स्टेट को हावी किया हुआ है, प्रभावित किया हुआ है, वो सरकार को अपने अनुसार चला रहा है ना। इस दोनों के बीच में उदारवाद है जो कह रहा है कि समाज का भी रोल होना चाहिए और जो पूंजीपति हैं उनका भी रोल होना चाहिए, पूंजीवाद का भी रोल होना चाहिए। इसीलिए आप जब सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, दोनों है, सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, दोनों हैं। लेकिन इस इधर बीच में क्या हुआ, मैक्सिमम जो सरकार गवर्नमेंट की जो संस्थाएं थी उसको बेच दी गई, प्राइवेट कर दी गई है। तो 90% क्या है इस समय पूंजीवाद व्यवस्था चल रही है, एक अच्छी व्यवस्था जहाँ पे समाजवाद और पूंजीवाद दोनों हो, है ना। तो इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो उदारवाद है, जो कि रॉल्स बताते हैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। और उसमें क्या कहते हैं कि योग्यता की भी बात करते हैं, केवल आवश्यकता की बात नहीं करते हैं, कहते हैं जो बहुत योग्य है, जिसके अंदर टैलेंट है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको अवार्ड मिलना चाहिए, उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। लेकिन उसको यह पुरस्कार कब दिया जाना चाहिए, तब जब वह अपनी योग्यता का प्रयोग कुछ कमजोर, वंचित, जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, हीनतम लोग हैं, उनके विकास, उनके कल्याण के लिए करे, तब उनको अवार्ड, पुरस्कार देना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो छूट गया था, आपको लिख लेना चाहिए। जो कोटेशन उनका होता है कि जो न्याय सिद्धांत है, न्याय वास्तव में पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। कह रहे हैं कि न्याय जो है वास्तव में पुरस्कार का सिद्धांत नहीं है, न होकर के क्षतिपूर्ति का। क्यों कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो योग्य व्यक्ति है वो भी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करे, उसको पुरस्कार मिले, लेकिन अपनी योग्यता का प्रयोग समाज की भलाई के लिए करेगा, तब उसे पुरस्कार मिलेगा, है ना। तो वो योग्यता की भी बात करते हैं। और ये वाली जो योग्यता की बात है कि समाज की भलाई के लिए करे, ये क्या कहा जा रहा है, असमान भेद मूलक सिद्धांत में कि असमानता भी उचित है, गलत नहीं है। वंचित, शोषित, बहुत निचले तबके के लोगों के साथ न्याय की क्षति ना हो, कोई शोषण ना हो उनके साथ, यदि उनका लाभ हो रहा है असमानता से तो वह भी उचित है ना। क्यों, असमानता का वितरण होता है ना कि जिसके घर, किसी घर में 10 लोग है, किसी के घर में 2 लोग हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन उस आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। तो इनका जो डिफरेंशिएशन का सिद्धांत है वो नीड बेस को देख करके है ना, जो कि डॉर्किन भी केवल और केवल नीड बेस की बात नहीं है, वो ओनली नीड बेस बात करते हैं। लेकिन जो रॉल्स हैं वो कैपेसिटी की भी बात करते हैं, नीड की भी बात करते हैं, और सबको समान अवसर मिलना चाहिए, वो इसकी भी बात करते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ, अब हम इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपको रॉबर्ट नॉजिक को पढ़ना है। अब जो रॉबर्ट नॉजिक हैं वो थोड़े से रिजिड व्यक्ति हैं, वो केवल और केवल पोटेंशियल की बात करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं। तो उनका जो सिद्धांत है योग्यतावादी न्याय सिद्धांत है, योग्यतावादी न्याय सिद्धांत है, जिसको इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा गया है ना। तो अब ये कौन से हैं, जब आपके रॉल्स लिबरलिज्म है, वो उदारवादी सिद्धांत के दार्शनिक हैं। तो ये जो रॉबर्ट नॉजिक हैं वो क्या, हाँ बताओ, लिबर्टेरियनिज्म के सैद्धांतिक वो हैं, वो उसका सिद्धांत देते हैं जहां पर कि व्यक्ति की योग्यता की बात करते हैं, और वह आलोचना करते हैं ऐसे सिद्धांतों का जहां पर कि कहा जाता है ना कि टैक्स लिया जा रहा है, अमीर व्यक्ति से टैक्स लेकर के गरीबों में बांटा जाएगा। खैर अब ये रहा नहीं, अमीर से टैक्स लिया जा रहा है कि गरीब से। सोशल पॉलिटिकल पढ़ाना बहुत कठिन है, हमको लोग बोलते हैं कि मत बोला कीजिए ये सारी चीजें, लेकिन अब समझाने के लिए तो आएगा ही।
अभी अगर आप मार्केट में जाएंगे तो जो टैक्स लगा हुआ है, याद एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, क्या था कि कोई भी पैकिंग का सामान आप खरीद रहे हैं तो टैक्स फ्री है, 25 केजी के ऊपर वाला कुछ ऐसे था पैकेट, और 25 केजी के नीचे वाले पैकेट में टैक्स लगा हुआ था। तो हमें समझ नहीं आया कि ये किसके लिए टैक्स है। एक गरीब व्यक्ति जो बहुत बहुत निचले तबके का व्यक्ति है, वो 1 केजी 2 केजी 3 केजी 4 केजी खरीदता है, वो 25 केजी तो खरीदेगा ही नहीं। और जो 25 केजी के ऊपर का पैकेट है उसको तो थोड़े मिडिल में भी, जो मिडिल में अपर वाले हैं वो वहां से खरीदना शुरू होगा। मिडिल में अपर कौन आता है? प्रोफेसर आते हैं जो 2 लाख 2.5 लाख कमा रहे हैं, इनको अमीर थोड़ी कहते हैं, ये भी मिडिल में है, मिडिल में अपर इनकी सिचुएशन है। हर एक लेयर में तीनों लेयर है, अपर है, मिडिल है, लोअर है। लोअर में भी ये तीनों है, मिडिल में भी ये तीनों है, अपर में भी ये तीनों है। और क्राइटेरिया डिसाइड करना कठिन है, क्योंकि बिजनेसमैन है उनको अलग रख दीजिए, जॉब होता है, सिल्वर कॉलर होता है, वो अलग ही है इस लेयर से, इस कैटेगरी से। तो अब ये जो टेस्ट लगाया गया है वो किसके लिए लगाया गया है? तो लॉजिक जो है वो इस जो लिबरलिज्म है उसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं ये सब अन्याय है उनके साथ जिनकी कैपेसिटी है, वो अच्छा कमा ले रहे हैं क्योंकि उनकी योग्यता है, तो उनसे लेकर के वितरण करना ये विनाश है। वो सीधे कहते हैं कि जो असमानताएं पाई जाती हैं उसे वितरण के स्तर पर बदलना विनाशकारी होगा। जो समाज में असमानताएं उत्पादन के आधार पर, प्रोडक्शन के स्तर पे आप अपनी जितनी आपकी कैपेसिटी होगी उतना आप प्रोडक्शन कर सकेंगे, यानी कि आप अपना इनकम उतना अर्निंग उतना कर सकेंगे। आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप केवल सर्वेंट बन सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं, माने तो आप एक छोटे मोटे लघु उद्योग कर सकते हैं। तो उत्पादन के आधार पे जो समाज में असमानताएं हैं उसका वितरण करना, उस स्तर पे समाज में बदलाव लाना बहुत ही विनाशकारी होगा, ऐसा नॉजिक का कहना है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। इंटाइटलमेंट क्या मतलब, क्या होता है? योग्यता। योग्यता इन द सेंस की पुनर्जागरण भी इंटाइटल का समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर एकाधिकार, अपना अधिकार होना, वो इंटाइटल का मतलब है। और यदि कभी हो सकता है इसका शब्द पूछ ले, लैटिन शब्द, तो ये टिटलस से बना हुआ है, टिटलस, है ना, जिसका मतलब होता है किसी का किसी वस्तु, दरवाजा बंद करो बेटा, किसी का किसी वस्तु पर अधिकार होना, है ना। तो नॉजिक का एक पुस्तक है उनका, एनार्की स्टेट स्टेट यूटोपिया, उनकी बुक है। उसमें वो पेपर के रूप में ये लिखते हैं टाइटल थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें कि वो क्या करते हैं, स्वतंत्रतावादी विचार को प्रमोट करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, कहते हैं इसमें राज्य का हस्तक्षेप कम होना चाहिए, है ना। तो ये समाजवादी नहीं है, ये उदारवादी नहीं है, ये स्वतंत्रतावादी है। यहाँ पे ये कहते हैं कि समाज का, यानी कि राज्य का, स्टेट का, गवर्नमेंट का क्या काम है? एक स्टेट को जब वहां पर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचारों, अपने अधिकारों के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, जबकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, है ना, मौलिक अधिकार से था संपत्ति का अधिकार। हाँ, कौन है? क्या हुआ? उसको उठा सकती हो ना, है ना। तो वो ये चीज, या ये सही बोल, साथ देख लीजिएगा, 300A में ही वो संपत्ति का अधिकार कर दिया जाता है। और मौलिक अधिकार कितने होते हैं?
किसी को पता है? नहीं, सब सर्च कर रहे हो क्या? बताओ भाई, कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं बोलो, हम भी नहीं बोलेंगे। क्या थी? कट गया था मेरा। अरे और लोग तो थे। मौलिक अधिकार कितने हैं? ठीक है मैम। हाँ, पहले 7 थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, हाँ, जिसमें 7वां था संपत्ति का अधिकार। उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। हाँ, उसको हटा करके आर्टिकल 300A में उसको रख दिया गया, हाँ, है ना? तो हाँ जी। जब वो जो व्यवस्था है उदारवादी व्यवस्था है, और नौजी क्या कह रहे हैं कि एक राज्य सुखी राज्य तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अधिकारों के लिए, विचारों के लिए, अपने संपत्ति के लिए। यदि उसके श्रम की कमाई है उसकी संपत्ति, तो वो योग्यता होगी, वो इस सुविधाओं का लाभ उठा पाएगा, है ना? और इससे वो क्या कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, यदि जो व्यक्ति का अपना श्रम है, उसकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, अगर वो उससे अगर एक लिमिट से ज्यादा हो गई है और गवर्नमेंट उसका अधिग्रहण कर लेती है, तो उससे समाज में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। इसलिए समाज में जो एक बाजार व्यवस्था है, प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था है, उसका होना जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। इसलिए वहां पे कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत कमाई है, संपत्ति है, आय है, धन है, उस पर उसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, और राज्य यदि उस पर हस्तक्षेप करता है तो यह अन्याय है, और वह राज्य न्यायपूर्ण ढंग का राज्य नहीं होगा, उस राज्य में शांति नहीं होगी, है ना? वो राज्य का हस्तक्षेप केवल 2-3 मामलों में मानते हैं। राज्य का काम क्या है, मतलब सरकार का काम क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा। सिर्फ राज्य संस्थान इसलिए बने हैं कि वो हमारी रक्षा कर सके, हमारी सुरक्षा कर सके, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि जब शुरू शुरू में स्टेट की थ्योरी आई थी तो केवल और केवल सुरक्षा का ही भाव था, क्योंकि यदि आप देखेंगे, शायद हॉब्स को पढ़ेंगे, तो वो बताता है कि व्यक्ति डर की वजह से केवल स्टेट का निर्माण किया अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि यदि लोग क्या कर रहे थे कि एक दूसरे को मारने एक ऐसा स्थिति समझिए, जब स्टार्टिंग समय है देश का, मतलब इस धरती का, तो वहां पे जब लोग रह रहे हैं, खाना बदोश जीवन जी रहे हैं, फिर कहीं एक जगह कुछ अस्थायित्व रूप से रहने लगे और वो उसको उतने दूर में अपना अपना मानने लगे, तो उसमें अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये मेरा है, अब उसमें एक बाउंड्री लगानी होगी कि अब इतना तक मेरा ही है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, आत्म सुरक्षा का डर होगा। जो जो जिसके अंदर बल होगा, साहस होगा, वो ज्यादा अधिकार ले सकता है, ज्यादा संपत्ति अपने क्षेत्र में कर सकता है। जो कमजोर होगा उसका छीन सकता है। तो इसकी सुरक्षा के लिए एक स्टेट का निर्माण किया गया था, जो राज्यों की व्यवस्था में व्यक्तिगत सुरक्षा हो सके। लॉजिक उसी को फॉलो कर रहे हैं। मेरे राज्य के ज्यादा अधिकार नहीं है। राज्य केवल हमारी राज्य का रोल इतना है कि वो हमारी रक्षा करे। हमारे जो पढ़ाई लिखाई इत्यादि चीजें उसको वो ध्यान रखे, उसका मूल विचार है ना? और उसको कहते हैं कि मिनिमल स्टेट। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं और राज्य के लिए मिनिमल स्टेट, कम से कम हस्तक्षेप राज्यों का होना चाहिए।
केवल सुरक्षा के लिए, केवल न्याय के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये इम्पोर्टेंट है उनका कि वो राज्य का महत्व कितना दे रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए, जस्टिस के लिए। एक इन्फोर्समेंट अनुबंधन का पालन भी होता है, माने कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो आप कोई बॉन्ड कर रहे हैं किसी संस्था के बीच में, किसी व्यक्ति से, सरकार से, प्राइवेट संस्थाओं से, उसकी रक्षा करना है ना। मिनिमल स्टेट की थ्योरी कौन देता है? वो भी नॉजिक देते हैं, रॉबर्ट नॉजिक देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि कभी पूछ तो सकता है। हाँ, इसी को आगे चल के वो एशियाई बर्लिन जो है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का नाम देते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो आप जब भी देखिए, आप पढ़ेंगे तो हम आपको, अगर हम रॉल्स से पढ़ा रहे हैं तो उधर उपयोगितावाद को जोड़ते हुए उसके पहले आप देखेंगे तो प्लेटो को बताएं, सुकरात को बताएं, सबकी थ्योरी जुड़ी हुई है, एक के बाद एक। वेस्टर्न फिलोसफी का यही खासियत है। उसके फिलोसफी में क्या होता है ना, उसके थ्योरी में फर्दर डेवलपमेंट होता है। आप वेस्टर्न फिलोसफी पढ़े होंगे तो एंशियंट से लेके मॉडर्न से लेके कंटेम्परेरी में जब आप आते हैं तो वो कैसे धीरे 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 एनालिसिस तक पहुंचते हैं, फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म तक पहुंचते हैं, है ना। इंडियन फिलोसफी की तरफ करके अलग अलग स्कूल नहीं बने हैं। इंडियन फिलोसफी में क्या है कि एक ही सिद्धांत में खंडन मंडन होता रहता है, इसीलिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। और कंटेम्परेरी में आप आएंगे तो मानवतावाद के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इकबाल के बाद लगभग नए लोग नहीं आ पाए हैं, है ना। तो यहाँ पर लोग फॉलो करने लगते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। वेस्टर्न का कल्चर है कि वो नई विचारधाराओं को देते हैं, जो विचारधारा है केवल उसी में सही गलत का निर्णय नहीं लेते हैं, उसके अलावा भी रेडिकल चीजों में जाते हैं कि इससे अलग जा करके हमको कुछ बताना है। वेस्टर्न का कल्चर है, क्योंकि वो वहां पे हमेशा लॉजिकल स्टडी हुई है ना, हमारे यहाँ हमेशा रिलीजन स्टडी हुई है। जी मैम। वो ब्लैक नहीं ले जाता है, समझिएगा, ठीक है। आपको ये भेद आना चाहिए कि रॉल्स उदारवादी हैं तो नॉजिक क्या है, पूंजीवाद में बोल सकते हैं, स्वतंत्रतावाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रतावादी है और पूंजीवादी है। ये लिबर्टेरियनिज्म है और लिबरलिज्म के रॉल्स हैं, ये जरूर आप याद रखिएगा, है ना। और नॉजिक के कुछ कुछ लाइन है उसमें, जैसे कि वो कहते हैं कि राज्य विहीन भी स्थिति नहीं बताते हैं राज्य की। अब ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि राज्य का रोल बहुत ज्यादा नहीं है, केवल प्रोटेक्शन का है और जस्टिस का है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ऐसे स्टेट की कल्पना मैम की आवाज आ रही है सबको? जस्टिस और नहीं आ रही है क्या हुआ, आवाज। दीदी आवाज कट गई मैम बीच में। कट जा रही है? अच्छा, हाँ। जी मैम। कट गई है। ऐसा तो पता नहीं, अब दिखा तो रहा है नेटवर्क पूरा। तो क्या हुआ, कहा नहीं समझ में आ रहा है फिर? नहीं क्लियर है मैम, बस आवाज बीच में चली गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो कहते हैं न तो राज्य विहीन स्थिति अच्छी है और न ही एक ऐसा राज्य अच्छा है जो संपत्ति का पुनर्वितरण करे। उनकी लाइन है कि न तो राज्य विहीन स्थिति अच्छी है और न ही एक ऐसा राज्य अच्छा है जहां पर संपत्ति का पुनर्वितरण करे। वो कह रहे हैं कि स्टेट का होना भी जरूरी है और इतना भी स्टेट का अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी की प्रॉपर्टी का वो अब टैक्स के द्वारा अलग अलग माध्यमों से वो वितरण करे समाज में, यह कह करके कि
इनकी इतनी क्षमता नहीं है, ये इतना कर सके, इनकी इतनी योग्यता नहीं है, तो इनको देना जरूरी है क्योंकि इनकी नीड है, इनकी आवश्यकता है। ये इसकी वो आलोचना करते हैं, है ना। दूसरा कहते हैं कि राज्य को रात्रि प्रहरी के रूप में एवं न्यूनतम राज्य के रूप में होना चाहिए। मतलब राज्य को रात्रि प्रहरी के रूप में, मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि केवल गवर्नमेंट का इतना ही रोल है कि वो हमारा पहरा दे, हमारी सुरक्षा करे। प्रहरी मतलब होता है ना पहरा देना, जैसे किसी बिल्डिंग की, किसी महल की, किसी संस्था के लिए गार्ड होते हैं ना गेट पे रात के लिए, बस उतना ही राज्य का अधिकार है कि वो केवल हमारी सुरक्षा करे और प्रहरी रूप में देखभाल करे। तीसरा उनका स्टेटमेंट है, दरिद्रहीन या वंचित लोग अपनी मदद स्वयं करें। दरिद्रहीन या वंचित लोग अपनी मदद स्वयं करें, अन्यथा उन्हें अमीरों की दया पर, खैराती व्यवस्था पर निर्भर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति का बंटवारा नहीं मानते हैं, वो अन्याय मानते हैं उनके प्रति, जो अपनी मेहनत से अपनी संपत्ति बनाते हैं और एक दिन गवर्नमेंट आती है जो कहती है कि आप इतना पैसा लो और इसको गवर्नमेंट के अधिकार में दे दो, वो उसकी आलोचना करते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो कर नहीं सकते, कमा नहीं सकते, अपनी योग्यता बना नहीं सकते, उनको अपनी मदद स्वयं करनी है, कोई नहीं कर सकता है। यदि वो अपनी मदद नहीं करते हैं तो उनको आदत पड़ जाएगा टुकड़ों पर पलना, है ना। बात समझ में आई? जी मैम। और चौथा कहते हैं कि जिसके पास योग्यता होगी वही वस्तुओं का एवं सुविधाओं का लाभ ले पाएगा, है ना। जी बिल्कुल मैम। इससे सिद्ध होता है कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करते हैं, उसके पक्ष में होते हैं, है ना। तो जी इनका जो न्याय का उद्देश्य है, न्याय मतलब क्या है, रॉल्स में यदि एक लाइन में पूछ दे कि न्याय का तात्पर्य है, तो कल हम उस दिन हम बताए थे एकदम एग्जैक्ट लाइन उसकी, कोई बताए? वितरणात्मक न्याय। ऐसा था। मैक्सिमम लोग तो वितरण की बात करते हैं, तो किसमें आप भेद कर पाएंगे? प्रोसीजरल जस्टिस की बात करते हैं। न्याय, न्याय प्रोसीजरल तो है, न्याय क्या, उनका निरपेक्ष समानता है। फेयरनेस है मैम, फेयरनेस उसके में है। हाँ, तो कल्याणकारी तो सभी बात करते हैं। कौन है मिल नहीं करता, बेंतम नहीं करता, निश्चय नहीं करता, वो कहता है जिसके बड़ी मछली का अधिकार है छोटी मछली को खाना, वहां भी उनका मेन थोरिस मैम फेयरनेस वाला था। हाँ, फेयरनेस का मतलब ये है कि बार बार हम बोल रहे थे ना, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, यानी निरपेक्ष समानता, कहीं भेदभाव नहीं देखना है। ये सब अर्थ समझिए, लेकिन एक लाइन में भी माइंड में रखिए कि क्या है, कभी अगर आ जाए तो आप समझ लें, इन बातों से अपनी उस लाइन को पकड़ लें, है ना। जरूरी नहीं है कि वही लाइन दे, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट समझे हैं तो वो क्या कहना चाह रहा है वो आप समझ जाएंगे कि ये किसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे यदि आप लॉजिक के न्याय को देखेंगे क्या है, तो ये कहते हैं व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति का सम्मान, सम्मान, समान नहीं सम्मान, कह रहे हैं इंडिविजुअल अथॉरिटी और जो प्रॉपर्टी है उन दोनों का सम्मान करना, वो एक न्यायपूर्ण राज्य होगा जहाँ पर व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा की जाए और उसका जो संपत्ति है उसको उसका अधिकार दिया जाए। यदि ऐसा होता है राज्य में तो वो न्यायपूर्ण राज्य है। ये लॉजिक का है न्याय, है ना, जहाँ पे व्यक्तिगत अधिकारों की बात हो रही है और संपत्ति का सम्मान। क्लियर हुआ? जी मैम। हाँ। और खुली बाजार व्यवस्था के प्रतिस्पर्धात्मक समाज को वो न्यायपूर्ण समाज मानते हैं। क्यों? क्यों? विकास के लिए मैम, कैसे? क्योंकि जिसकी जितनी पोटेंशियलिटी होगी वो उतना ग्रो करेगा योग्यता के अनुसार।
जिसमें समाज का हाँ विकास होगा। बिल्कुल। तो ये आपके नॉजिक के सिद्धांत है ना। और उनकी जो बुक है वो लगभग नॉजिक का इंटाइटलमेंट जो थ्योरी है वो जरूर आप लोग याद रखिएगा। उनकी जो पुस्तक है एनार्की स्टेट यूटोपिया वो ध्यान रखिएगा। और उनके जो ये 2-4 स्टेटमेंट है, क्योंकि रॉबर्ट नॉजिक का बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ढूंढ ढांड के 2-3 पुस्तक से देखे थे, हमको इतना ही उनका बहुत इम्पोर्टेंट समझ में आया था, है ना। और इन टाइटल का जो है लैटिन वर्ड है वो है टीटलस। उनका जो लैटिन वर्ड है वो है टीटलस। अब आप चाहें तो कंपेयर करें। कोई कंपेयर कर सकता है रॉल्स से इनसे? और कभी पूछ ले कि मिनिमल स्टेट का थ्योरी कौन दिया है, तो ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कौन किया है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। और स्टेट का अधिकार कितना है, कोई बताएगा अभी? स्टेट का अधिकार क्या है, स्टेट का हस्तक्षेप कितना है? स्टेट मतलब गवर्नमेंट। इसका नॉजिक का मैम, हाँ हाँ बिल्कुल। नॉजिक का तो लॉजिक स्टेट और में जो हस्तक्षेप बताते हैं वो एक जैसे नाइट गार्ड हो, रात्रि प्रहरी देता है, उसी तरह से वो राज्य को बोलते हैं कि वो पब्लिक के लिए बस प्रहरी का काम करे। नॉजिक में हम रॉबर्ट ये सॉरी जब हम लोग उधर देखते हैं इसमें रॉल्स में, तो वो फेयरनेस की बात करते हैं कि सभी को न्याय बराबर मिलना चाहिए। और उसमें टैक्स वगैरह की बात होती है कि अमीरों से टैक्स लेके गरीबों को दिया जाए। जहाँ पे नॉजिक आते हैं तो उनका कहना है कि ये गलत है, जिसके पास जितनी पोटेंशियलिटी है वो उस हिसाब से अपना काम करे। तो संपत्ति का अधिकार और इंडिविजुअल की बात करते हैं। लिबर्टेरियनिज्म का मतलब क्या है, स्वतंत्रतावादी का मतलब क्या है? नॉजिक में अगर देखा जाए तो लिबर्टेरियन का मतलब होता है कि हर किसी को अपना असमानता को यदि बदला जाता है, ठीक है, वो स्वाभाविक बता रहे हैं, तो स्वभावतः वो खत्म भी होगी सबके अपने अपनी योग्यता से। कह रहे असमानता स्वाभाविक है, भेद कीजिएगा। रॉल्स भी असमानता की बात करते हैं, कहते हैं असमानता उचित है। ये कह रहे हैं असमानता स्वाभाविक है, लेकिन यदि इस असमानता को जो राज्य में व्यक्तिगत उत्पादन है उसके आधार पर संपत्ति का वितरण किया जा रहा है, पुनर्वितरण डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, इस आधार पे यदि उस समाज को बदला जा रहा है तो वह राज्य विनाशकारी होगा, ऐसा सिद्धांत विनाशकारी होगा, है ना। तो बस जी मैम। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये जो धन का पुनर्वितरण है उसकी आलोचना करते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसको सपोर्ट में नहीं होते हैं। वो गरीबहीन जो भी है वो अपनी वजह से वो ये कहते हैं कि उसको वो खुद अपनी मदद करे, वरना उसको आदत हो जाएगी 5 केजी राशन में जीने की।
और इंतजार करेगा सरकारी आवास का कि एक दिन तो मरी जाना है, एक को रूम मिल जाए। मैक्सिमम संख्या भारत में इन्हीं की है, इसीलिए लोग लालच के लिए ऐसा ऐसा नियम बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जानते हैं कि वोट बैंक यहीं से है ना। वरना आप किसी को रोज एक रोटी देने के बजाय उसको रोजगार दे दीजिए तो वो 10 रोटी रोज खाएगा, एक तो अगर वो आपको 5 केजी 4 केजी 6 केजी 10 केजी हर महीने दे रहा है और आप काउंट करिए तो आपको एक साल में वो 2000 4000 5000 का राशन दे रहा है, तो आप एक महीने में 10-20 हजार की नौकरी मांग लीजिए तो आप खुद उससे ज्यादा खा लेंगे। तो लॉजिक कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि उसकी योग्यता को वो खुद अपनी योग्यता को जांचे और उसको विकसित करे। यदि उसको मदद मिलती है जो ज्यादा मेहनत करके कमा रहा है उससे लेकर के, यदि जो नहीं कमा रहा है उसको दिया जाए तो ये उसके साथ अन्याय होगा जो मेहनत कर रहा है। अगर आप यह सिद्धांत फैमिली में देख लें तो लोग भाई भाई को लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर 4 भाई हैं जब तक छोटे हैं तब तक ठीक है, जब डेवलपमेंट पे आए हैं अपना कमाने लगे हैं, जब तक बाप का खा रहे हैं तब तक ठीक है, तब तक उन्हें भेद प्रभेद नहीं समझ में आएगा। जब वो अपना खाने कमाने लगेंगे तब उनको भेद प्रभेद समझ में आएगा, कहेंगे कि हम महीने का 10,000 खर्च कर रहे हैं, वो 2,000 खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा ज्यादा खर्च हो रहा है, अगर हम अपना अलग रहेंगे तो मेरा बचेगा इतना। तो वहां हिसाब किताब होने लगता है। जब एक फैमिली में एक ब्लड रिलेशन में एक ही छत के नीचे एक ही पिता के औलाद हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि हमारा कमाई वितरित हो, तो समाज के लिए कौन बर्दाश्त करेगा कि हमारा समाज में जाए। आप एक फैमिली से एग्जाम्पल दीजिए। सही बात है। हाँ, वो एक टाइम पे आ जाता है, लोगों का कहना होता है कि भाई हम चाहे भले एक भाई 4,000 कमा रहा है महीने, एक भाई 20,000 कमा रहा है, तो लोग कहेंगे कि तुम 20 कमाते हो तो घर में तुम 8 दे दो, जो 4 कमाता है वो 2,000 दे दे। तो जो 4 है उसके लिए 2 बहुत है, लेकिन जो ज्यादा कमा रहा है वो अधिक दे रहा है, उसको ये भी बुरा लगेगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि हमारा भाई है चलो खा लिया तो क्या हुआ, उसे बस ये है कि वो कम दे रहा है हम ज्यादा दे रहे हैं, ये बराबर खा रहे हैं। हो सकता है जो कम दे रहा है उसी के पास बच्चे ज्यादा हों, तो वो ज्यादा खा रहा है और कम दे रहा है, सब खर्च उसी पे जा रहा है। तो जब अपना ब्लड रिलेशन में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग, तो आपका कमाया हुआ पड़ोसी में बांटा जाएगा तो बर्दाश्त होगा? नहीं मैम। तो कहीं बात कर रहे हैं, खैर बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं, लेकिन जो रॉल्स हैं शायद उनकी आत्मा थोड़ी उच्च कोटि की है। वो कह रहे हैं कि समाज जो है सहयोगों से चलता है, इसलिए सहयोग करना जरूरी है। हर व्यक्ति किसी न किसी को पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन आप सद्भावना से, इमोशन से और शारीरिक रूप से, श्रम से आपको उतना ही श्रम दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। पैसा शायद आपसे कम दे रहा है, गलत नहीं है। तो लॉजिक की सोच शायद नैरो माइंडेड है, वो संकुचित है उनकी विचारधारा, वो अपना खाना अपना कमाना और अपने ही तक सीमित है। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई एक रोटी एक्स्ट्रा बना के रखिए, शायद कभी कोई आपके घर आ जाए। तो हमारे जो परंपरा हमारी विचारधारा है कि हमेशा आपके घर में एक मेहमान का भोजन एक्स्ट्रा होना चाहिए। कहते ऐसा ना बनाए खाएं कि कहते हैं कि एक रोटी कुत्ते के नाम से भी ना बचे, ऐसा हमारा रसोइया नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा हृदय की परंपरा है। तो शायद रॉल्फ का बड़ा हृदय रहा होगा, उन्होंने कहा सहयोग करना चाहिए समाज को। अगर आप अपना खाएंगे अपना कमाएंगे तो कभी रोड पे आपके साथ एक्सीडेंट हो जाए तो उम्मीद मत कीजिए कि आपको कोई उठा के ले जाए, क्योंकि आपने अप्रत्यक्ष रूप से कोई सहयोग नहीं दिया समाज को, आपने हर सहयोग को रोक लिया। तो क्यों कोई आपको सड़क पे पड़े रहिए, जाइए अपने से उठ के, आपके साथ मारपीट हो रहा है नहीं आएगा कोई बचाने। इसलिए सहयोग भी जरूरी है। ये तो समझ आया ना कि अभी तक तो लग रहा है कि नॉजिक सही कह रहे हैं। जी मैम। तो समाज सहयोग के लिए भी रॉल्स की थ्योरी एक संवेदनात्मक थ्योरी है, इसलिए वो उदारवादी है। उदार भावना, लोग कहते हैं अरे बहुत उदार व्यक्ति हैं, अरे वो इंसान बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत उदार हैं,
तो उदारवाद जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं समाज को व्यक्ति से जोड़ने का काम करता है ना, मानव को मानव बनाने का काम करता है। और नॉजिक का जो सिद्धांत है मानव को मशीन बना रहा है। एआई थोड़ी ना सोचेगा कि उसको तकलीफ हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, देख लेते हैं हम, उसको थोड़ी ना, उससे जितनी कोडिंग हुई है उतना ही करेगा। एआई के अंदर ये भाव नहीं आएगा कि अरे हम खा रहे हैं, वो बैठा है, उसको आधी रोटी दे दें। कभी देखिए भिखारी के सामने एआई टूल को बैठा दीजिए, वो खाते हुए देखिए देता है भिखारी को, उसके अंदर भावना ही नहीं आएगी, भावना थोड़ी ना भरा जाएगा मशीन में। तो जो लॉजिक का कॉन्सेप्ट है वो केवल अपने तक सीमित है, निजी संपत्ति की बात कर रहा है और निजी अधिकारों की बात कर रहा है, और राज्य को कह रहा है केवल तुम देखो, हमारी रक्षा करो। और एक बात और लॉजिक कहते हैं कि अपना योग्यता डेवलप करना अच्छी बात है, बहुत कमाई करना भी अच्छी बात है, बहुत स्वतंत्र होना भी अच्छी बात है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता उतना तब तक अच्छी है जब तक कि आपके स्वतंत्रता से किसी के स्वतंत्रता का हनन ना हो रहा हो। ये लॉजिक एक लाइन बोलते हैं, ठीक है। उनकी उनके अंदर भी थोड़ी अच्छाई है, ये भी बात उनकी अच्छी है कि आप स्वतंत्र रहिए, लेकिन आपकी स्वतंत्रता आपके लिए तब तक अच्छी है जब तक कि आपसे दूसरों को दिक्कत ना हो, है ना। जो आज के टाइम में कहा जाता है कि लड़कियां क्यों रात को निकलती हैं, अरे आप रात को निकलते हैं तो लड़कियों को दिक्कत नहीं होता है। तो आप अपनी स्वतंत्रता में खुश हैं, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता से आपको दिक्कत हो रही है। कह रहे हैं हमारी स्वतंत्रता का अनार हो रहा है जब वो रात में निकल रही है तो छोटे कपड़े क्यों पहन रही है। माइंडसेट है ना, हम खुद की आंखों को न सुधार सके तो हम दूसरे के कपड़े को सुधारना शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लॉजिक को देखेंगे तो उनका सिद्धांत बहुत सही है। वो कह रहे हैं आप स्वतंत्र रहिए, आप खूब कमाइए, लेकिन जब आप कोई कंपनी बैठा रहे हैं प्लास्टिक का, तो उससे जो दूषित जल निकल रहा है, उससे जो धुआं निकल रहा है, उससे जो एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, अब आप उसको ठीक करने के लिए भी कुछ कीजिए। आपके अड़ोस पड़ोस का जो गांव है उससे प्रभावित हो रहा है, तो वहां पे आप दवा वगैरह देखिए, उस गांव में ये इतना प्रदूषण ना फैले। वो ये भी कह रहे हैं, वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं जब कह रहे हैं आपकी स्वतंत्रता से दूसरे को दिक्कत ना हो, तो वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी से यदि नदी का पानी दूषित होता है और नदी का जल पूरा गांव पीता है, तो पूरे गांव के लोग लंगड़े लूले अंधे काने बहरे हो रहे हैं, तो ये आपका स्वतंत्रता जो है दूसरे का हनन कर रहा है, शोषण कर रहा है अधिकारों का। तो ये गलत है। आप तब तक स्वतंत्र रहिए अपने विचारों से, अपने व्यक्तिगत संपत्ति से, लेकिन दूसरे को दिक्कत ना हो आपके इन विचारों से, आपके अधिकारों से, आपकी संपत्ति से, आपके धन से। तो क्लियर हुआ ना, रॉल्स, लॉजिक, प्लेटो, सुकरात, सब क्लियर हुए कि नहीं? जी मैम। कोई दिक्कत कहीं? नो मैम। तो चले, टाटा बाय बाय। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय।